गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, उसमें आपने देखा था कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास में डीएनए, एक होता है आपके पास में आरएनए। ठीक है। फिर हमने उसमें आगे देखा था कि आपके पास में कि न्यूक्लिक क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स भी देखे थे, जिसमें आपने देखा था भाई क्या क्या देखा था। आपने एक नाइट्रोजनी क्षारक देखा था, दूसरा आपने क्या देखा था वहां पे, नाइट्रोजनी क्षारक, फिर दूसरा क्या था आपके पास में पेंटोस शर्करा, तीसरा था आपके पास में भाई क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्थेटिक समूह। तो ये सब हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा क्या था भाई, उसके बाद हमने प्रोस्थेटिक समूह में देखा था आपके पास में कि इसमें फॉस्फेट मूलक होता है ना। तो उसमें हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ा था। न्यूक्लियोसाइड में आपके पास में दो यौगिक आते हैं, एक आता है आपके पास में नाइट्रोजनी क्षारक के और एक आता है आपके पास में पेंटोस शर्करा के। बात करें अगर हम न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में आपके पास में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। वो आता है, एक आता है आपके पास में, तीनों ही आ जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा क्या हो गया आपके पास में पेंटोस शर्करा, तीसरा क्या हो गया भाई आपके पास में, तीसरा क्या हो गया प्रोस्थेटिक समूह। क्लियर हो गई बात। आज की क्लास में हम देखेंगे डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में। ठीक है, डीएनए और आरएनए की संरचना देखेंगे, किस प्रकार से आपके पास में डीएनए की संरचना बनती है, किस प्रकार से आपके पास में आरएनए की संरचना बनती है। तो पहले देख लेते हैं हम कि डीएनए आरएनए की संरचना लिखिए। तो पहले क्या है, डीएनए आरएनए अणु न्यूक्लियोटाइड अणु परस्पर क्या है आपके पास में फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़कर परस्पर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणुओं का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपके पास में कि ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलो हिंदी में लिख लेंगे हम यहाँ पे भी। क्या है आपके पास में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अणु क्या कर रहे हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड जो अणु है ना, ये परस्पर बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, प्लस तो नहीं आएगा, ये बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ में, फॉस्फोडाई। ठीक है, किसके साथ में बना रहे हैं, फॉस्फोडाई एस्टर बंध, एस्टर बंध। ठीक है, और बना क्या रहे हैं आपके पास में, ये बना रहे हैं यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोटाइड अणु, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु, पॉली न्यूक्लियोटाइड अणु। ठीक है, समझ गए भाई सभी। क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में, न्यूक्लियोटाइड जो अणु है वो किसके साथ में, जो आपके पास में फॉस्फेट है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से बॉन्ड के एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होने के पश्चात क्या बना रहे हैं आपके पास में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु का निर्माण कर रहे हैं। आगे देखें हम, आगे देखते हैं भाई स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डीएनए का थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। 1959 में वाटसन व क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने एक्स किरणें की तकनीक के आधार पर, ठीक है, अणु की द्विकुंडलीय संरचना का अध्ययन किया, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, श्रृंखला परस्पर एक दूसरे से समांतर किंतु विपरीत होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1959 में वाटसन और क्रिक ने एक्स किरणों की, जब आपने पढ़ा होगा क्या हुआ था, सबसे पहले जब हमने अणुओं की खोज कैसे करी थी, परमाणुओं की, मतलब क्या करा था, न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई थी, जब क्या कर रहे थे भाई, एक ऐसा यहाँ पे न्यूट्रॉनों की खोज तो ऐसे भी, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इनकी खोज कि या अल्फा कण हो गए या बीटा कण हो गए या एक्स रे, वाई रे, यूवी रे। तो ये जब यहाँ पे क्या हुआ कि सिल्वर पेपर में रदरफोर्ड ने क्या करा था कि उन्होंने एक्स किरणों की बौछार करी थी, है ना, कुछ इस प्रकार से। फिलहाल आपको वहां नहीं ज्यादा नहीं सोचना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था आपके पास में, वाटसन व क्रिक ने एक्स किरणें तकनीक, है ना, उन्होंने किसका यूज किया यहाँ पे, एक्स किरणें तकनीक का के आधार पर क्या करा, अणु की द्विकुंडलीय संरचना। ठीक है, क्या है, अणु की द्विकुंडलीय संरचना का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने बोला कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला परस्पर एक दूसरे के समांतर तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर हो गई बात, क्या होते हैं वो समांतर किंतु क्या होते हैं आपके पास में विपरीत होते हैं भाई। ठीक है, आगे
किंतु समांतर के एवं विपरीत होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं नाइट्रोजनी क्षारक के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो नाइट्रोजनी क्षारक है उन दोनों के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एक पूर्ण कुंडल की संरचना की लंबाई क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। संपूर्ण डीएनए का कुल व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखो ये थ्योरी पार्ट है, आप बोलोगे कि आपने तो पूरा रटा दिया, पढ़ा दिया भाई, ये तो बच्चे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो समझने के लिए मुझे लगता नहीं है, हाँ मैं जब स्ट्रक्चर बताऊंगी उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना। यहाँ पे तो स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से, है ना, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लेते हैं आपके पास में ना, डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। तो पहले उसने क्या बोला, 2 कुंडलियां होती है। तो जब आपको याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है आपको, प्रोटीन की संरचना है, तो लगभग वैसी बनेगी आपके यहाँ ना, थोड़ी थोड़ी भाई समझ लो है इसको। तो ये बनती है कुछ इस प्रकार से, पहले मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, हम बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनती है आपके पास में। एकदम से तो मुझसे संरचना बनेगी नहीं है ना, पहले ऐसे कर लो आप। बायो वाले बच्चों के लिए तो दिक्कत की बात ही नहीं है भाई संरचना बनाने के लिए। ये बन गया आपके पास में ऐसे, और ये ऐसे आती है, और यहाँ से आपके पास में ये ऐसे आती है, ऐसे आ गई, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे जाती है, ठीक है। ये थोड़ी सी संरचना ऐसे ऐसी मतलब ऐसे बनानी है आपने, ठीक है। कोशिश करो संरचना बनाने की, ठीक है। पहले ये बना लो आप इतना, ठीक है, बनाते रहो भाई, जब तक मैं यहाँ पे संरचना बनाती हूँ ध्यान दो भाई। ये यहाँ से यहाँ आया आपके पास में, फिर यहाँ से कटा और ऐसे आया, थोड़ा ध्यान देना भाई, थोड़ा इस पे संरचना पे ध्यान देना। और ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से, देखो एकदम से मेरे से संरचना मतलब कोशिश करूंगी पूरी बनाने की कि अच्छे से बन जाए, ठीक है। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि संरचना क्या हो, अच्छे से यहाँ पे हमारे पास में बन जाए, ठीक है। चलो भाई इतनी बना दी, इतनी बना दो, पहले इतनी बना दो। ये देखो कट हो रहे हैं, यहाँ से 20-20 से काटते रहना, ऐसे मत बनाना, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको सही बना देती हूँ, प्रॉपर लाइन ये आ जाएगी आपकी। संरचना बनाने में थोड़ा सा लगता है यार, वैसे ज्यादा टफ नहीं होता वैसे। ये बन गई आपकी, है ना, ठीक है। और यहाँ से आपके पास में ये ऐसे आ जाएगा, फिर इधर से ये ऐसे, और ये वाला कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हम्म, चलो अब यहाँ से इसको भी बनाना है, ये आएगा आपका ये बनाओ भाई, ठीक है। मैंने इतने प्रॉपर ढंग से तो नहीं बनाया है, लेकिन कोशिश करी है थोड़ी बहुत, ठीक है। एक तो लाइन नहीं, लाइन का नहीं हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया भाई, लाइन का यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया, इसको बनाती हूँ मैं, है ना। यही लग रहा है यहाँ पे अजीब सा ऐसे, बन गई थोड़ी बहुत, ये तो सही बनी। तो भी आप, चलो इतना बना दो आप फिर, है ना। ये ऐसे, अच्छा ये इतने इसके कट कट के आनी थी ना, इसने कट कटनी थी यहाँ पे इसने कटनी थी भाई। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आती, ये, और इसने कुछ इस तरीके से, ये सही है, ठीक है। इतना बनाओ, तब मैं इसमें आगे बताती हूँ आपको, ठीक। चलो आगे देखो, देखो ये किस प्रकार से यहाँ पे होती है। ये वाला कलर सही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इनको मिला देना है, ये ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी सुंदर सुंदर लाइन में, यहाँ से ये, यहाँ से फिर से
ये बन गया आपके पास में, ठीक है। और यहाँ से ये इसमें लिख देना आप, इस वाली लाइन में लिख देना, ये इसमें लिख देना आप 3 डैश एंड, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आप 5 डैश एंड, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेना आप न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ पे ये लिखोगे, डैश करके लिख देना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। समझ गए भाई सभी। यहाँ पे लिख देना आप हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंद। समझ गए भाई इतनी सारी बातें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में कहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, इसको मैं सही बना देती हूँ। ये आएगा कुछ इस प्रकार से आपके पास में, ठीक है। ये ऐसे कटेगा, ये आएगा कुछ इस प्रकार से आपके पास में, ये, ठीक है भाई। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। ये आया। और यहाँ पे आपने लिखना होता है आपके पास में, यहाँ पे इसका व्यास लिख दो। क्या बता रखा, व्यास कितना है यहाँ पे आपके पास में, व्यास कितना है इसका, 20 एंगस्ट्रॉम है ना। तो ये इतना वाला पर्सन, जिसको मैं व्हाइट से डॉटेड लाइन से करूंगी, ये व्यास हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, ये इतना, ये लिख देना। यहाँ पे लिखना 3। अब देखो यहाँ 3 का है, 3 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना। एंड कहाँ हो रहा है 3 का, यहाँ पे हो रहा, ठीक है। इस तरीके से है ना। एंड कहाँ हो रहा है 3 का, कहाँ से आके कहाँ हो रहा है आपके पास में, यहाँ पे हो रहा है ना। ये आया ना, ये 3, ये यहाँ पे, तो यहाँ लिखना 3 एंड, और यहाँ पे लिखना 5 एंड, ठीक है। 5 डैश एंड, END, यहाँ पे 3 डैश, और यहाँ पे ये क्या कर देना, 5 डैश कर देना। आप क्लियर हो गई बात, क्लियर। इसके एंगस्ट्रॉम में भी लिख देना, पहले मैं लिख लेती हूँ तब आपको समझा दूंगी। क्या लिखोगे, 20 एंगस्ट्रॉम व्यास, क्लियर हो गई बात। 20 एंगस्ट्रॉम व्यास। दूसरा क्या बोला था, संरचनाओं की लंबाई क्या होती है पूर्ण कुंडली में, पूर्ण कुंडली में संरचना की लंबाई कितनी है आपके पास में, 34 एंगस्ट्रॉम है ना, 34 एंगस्ट्रॉम संरचनाओं की कुंडली ये रही आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला, इसको लिख देना आप 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ लो। ये आपकी क्या होती है आपके पास में, DNA की संरचना होती है, ठीक है भाई। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पास में, DNA की संरचना होती है। चलो बना लिया। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे इतना अच्छे से, आप एक काम करना, मैंने आपको केवल समझाने के लिए है ना यहाँ पे, आप क्या करना, गूगल से देख लेना, या कहीं पे भी आपको जहाँ पे मिले तो उसको आप सर्च कर लेना, स्ट्रक्चर ऑफ DNA या DNA की संरचना, है ना। और उसको प्रॉपर ढंग से बना लेना। कोशिश मैंने करी है, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, इसीलिए इतनी अच्छे से बना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर स्ट्रक्चर और RNA देखते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास में, RNA भाई। आरएनए की संरचना केवल एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है, ये केवल एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, ये केवल किससे बनी होती है, एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है, जिससे कुछ स्थानों पर कुंडलित संरचनाएं उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे केवल कुछ ही स्थानों पे क्या होगी, कुंडलित संरचना बनेगी। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से बनती है आपके पास में, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाती है, कुंडलित संरचना बन जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर ढंग से बनाते हैं ना, ये, ठीक है। ये इस प्रकार से, या इसको थोड़ा सा यहाँ पे गैप ज्यादा रखेंगे, ये बन गया आपके पास में। समझ गए भाई, ये कुछ इस प्रकार से आपकी बन जाती है यहाँ पे कुंडलित प्रकार से। और यहाँ पे डॉट आपके पास में क्या आ जाएगा, ये डैश आ जाएगा, ये आपकी किसकी संरचना है, ये RNA की संरचना है ना। ये किसकी संरचना है, ये RNA की संरचना है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, RNA की आपके पास में क्या है, संरचना है। आगे भी बता दूं मैं आपको अभी, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे आपके पास में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक और लाइन खींच लेना इसके बगल में,
एक और लाइन आ जाएगी इसके बगल में, जो क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी ये देखो। ठीक है भाई, कुछ आपके पास में इस प्रकार से यहाँ पे ये लाइन आएगी। ठीक है, ये आपका, मैंने ज्यादा ही मोटी ले ली तो कोई बात नहीं, चलो दूसरी भी मोटी ले लेती हूँ मैं आपके पास में ना। ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से होती है। दूसरा कलर ले लिया जाए, इसी से काम चलाते हैं ना। तो ये कुछ आपके पास में इस प्रकार से बनी होती है, देखो। या ऐसे आ गया आपके पास में, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये आपके थोड़ी सी यहाँ से ये, ठीक है भाई, ये ऐसे आई 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 आपके पास में यहाँ से, प्रॉपर ढंग से अच्छे से बना लेना भाई स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेना, ठीक है। और यहाँ से ये आपका कुछ इस प्रकार से ये आती है ऐसे, ठीक है। ये बन गया आपके पास में किसकी, आरएनए की संरचना। ठीक है, अब लिखना है, इसमें लिखना क्या क्या है, क्या क्या लिखोगे, क्या क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा पॉली, ठीक है, क्या लिखोगे, पॉली न्यूक्ली, क्या है, केवल किसका बनता है, न्यूक्लियोटाइड का बनता है ना, तो क्या लिखोगे, पॉली न्यूक्लो, थोड़ा प्रॉपर ढंग से लिख लेना, ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ जाएगी आपके पास में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये आई बात को आपको समझ में इतनी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका किसका स्ट्रक्चर बनेगा, आरएनए का बनेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में किस प्रकार से जुड़े होते हैं, यहाँ से ये होता है, देखो हमने पढ़ा था ना आपके पास में, क्या क्या पढ़ा था, AUC, है ना। यहाँ पे ये क्या था, वो AUC, याद करो भाई, कहाँ पे पढ़ा था हमने, न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपके पास में न्यूक्लिक एसिड में, तो एक तो आपके पास में मैंने आपको सिंबल बताए थे, है ना, तो उन्हीं को आपने लिखना है, कुछ कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे। पहला आएगा आपके पास में U, ठीक है, फिर C, फिर यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा U, फिर क्या आ जाएगा ये C, फिर U, फिर C, फिर आपके पास में U, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास में A, G, फिर A, फिर यहाँ पे आपके पास में G, फिर A। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होते हैं। बायो वालों को अच्छे से पता होगा, है ना, याद करो भाई। आपको यहाँ पे मैंने न्यूक्लिक एसिड में बताया था, है ना, न्यूक्लिक एसिड में बताया था आपका क्या क्या बताया था, एक आपके पास में क्या होता है, जो वो था आपके पास में पिरीडीन था, पिरिमिडीन था, उसके टाइप में बताए थे, है ना। पिरिमिडीन के आपको टाइप में बता रखे थे अच्छे तरीके से। क्या क्या बताया था आपके पास में, एक था आपके पास में साइटोसिन था, है ना, एक आपके पास में थायमीन था, साइटोसिन थायमीन हो गया आपके पास में। तीसरा क्या था भाई, तीसरा क्या था आपके पास में, एक यूरासिल था। तो यही है वो सी, यूरासिल को हम सी से सॉरी यूरासिल को यू से प्रदर्शित करते हैं आपके पास में, ठीक है, थायमीन को सी से और सायोटीन्स को किससे, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये केवल किसके आपके पास में, न्यूक्लियोटाइड के हैं। क्लियर हो गई बात, ये समझ गए आप। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपने इसका जो डायग्राम है ना, वो आप पता कहाँ देख लेना, अच्छे तरीके से आप वहां देख गूगल से ले लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसके डायग्राम को अच्छे तरीके से आप गूगल से ले लेना, यहाँ पे लिख लेना नीचे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। कोशिश तो करी है मैंने बनाने की, लेकिन आप एक बार गूगल से जरूर देख लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है आपके पास में, डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। ये आपको 4-5 नंबर में पूछ सकता है, 4-5 नंबर में आराम से पूछेगा। पहला क्या है, डीएनए की संरचना में दो पोलर न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित होते हैं ना। देखा था किस प्रकार से होता था आपके पास में ये, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, ये देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना, इस प्रकार से, ठीक है। डीएनए की संरचना में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से निर्मित होती है। आरएनए क्या होती है, केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित होती है।
इसमें नाइट्रोजनी क्षारक एटीजीसी जीसी होते हैं, है ना। नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं आपके पास में, एटीजीसी। क्या क्या होते हैं भाई, एटीजीसी। पढ़ा रखा है ना, ये सारा पढ़ा रखा है मैंने आपको पहले बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है, एयूजीसी। एयूजीसी, ठीक है। इसमें डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा पाई जाती है ना। पेंटोस शर्करा के दो प्रकार होते हैं, एक राइबोस, एक राइबो होता है राइबोस, है ना। दूसरा क्या होता है आपके पास में, डीऑक्सीराइबोस, है ना। इसमें राइबोस पेंटोस श्रृंखला शर्करा पाई जाती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो पैतृक लक्षणों के वंशागति करता है। पैतृक मतलब जैसे आपके पेरेंट्स में थे, फिर आप पे वो गुण आए, इस प्रकार से क्या होता है, ये जो डीएनए होता है, जैसे आपने बहुत बार टीवी वगैरह में सुना होगा कि हाँ भाई, बोलते नहीं है कि चलो, क्या बोलते हैं, बहुत बार ऐसे दिखाई देते हैं कि हाँ ये हमारा बच्चा नहीं है, तो बोलते हैं कि चलो डीएनए कराओ। तो ये क्या होता है आपके पास में, डीएनए ऐसे आनुवंशिक पदार्थ होता है जो क्या होता है आपके पास में पैतृक लक्षण की वंशागति करता है। एक प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायता करने वाला जैव अणु है। ये कहाँ पे सहायता करता है आपका, केवल प्रोटीन संश्लेषण में करता है आरएनए। क्लियर होगी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे इसमें हम बढ़ते हैं। चलो फिर आता है आपके पास में क्या भाई, हाँ अब यहाँ पे आपके पास में डीएनए के द्विगुणित क्रिया विधि को समझाइए, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। तो मेरा स्ट्रक्चर इतना प्रॉपर ढंग से तो बनता है नहीं, है ना, और कोशिश पूरी करूंगी मैं, है ना, बनाने की कोशिश पूरी की जाएगी भाई। ये कुछ इस प्रकार से आया आपके पास में। ये आप गोला बनाते जाओ भाई, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से ये इसको प्रॉपर नहीं बनाना, ठीक है। और यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, ये गोला कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका, एक इधर को चला जाएगा आपका, एक इधर को चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक चीज ऐड करोगे ये, ठीक है। और यहाँ से भी आपने क्या करना है, एक ऐड करना है ये। क्या उतने प्रॉपर ढंग से तो नहीं बनाया मैंने, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करी है भाई, है ना, आपके लिए कोशिश की गई। ठीक है, इसको आप ये बना देना, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको निर्मित करवा देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको गोला कर देना भाई, ये, ठीक है। ये आपने इस तरीके से बनाना है। फिर से वही वाइट वाइट कर दो भाई, लगा दो सब पे, यहाँ से ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अभी हम इसको समझेंगे, अभी फिलहाल आप स्ट्रक्चर बनाने में ध्यान दो, ठीक है। विजिबल होगा आपको इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। ये क्या है आपके पास में, ये है डीएनए का द्विगुणन, ठीक है। प्रॉपर ढंग से बना लेना भाई, सीधी सीधी लाइन अच्छे ढंग से, है ना। जितना सुंदर आपका डायग्राम होगा उतना ही आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा ये होता है आपके पास में, इसको बोलते हैं मदर डीएनए, है ना। इसको बोलते हैं मदर डीएनए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मदर डीएनए, ये वाला, इसको बोलते हैं मदर डीएनए। इधर हो गया आपके पास में, इसको बोलते हैं डॉटर डीएनए, DAUGHTER, डॉटर डीएनए, समझ गए भाई। और ये भी आपके पास में क्या आएगा, डॉटर डीएनए, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि डॉटर ही क्यों आ रहा है, सन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। DAUGHTER, DNA, ठीक है भाई। ये बन गया आपके पास में, है ना, ठीक है। अभी हम
इतना आप बना लो, फिर हम इसमें आगे देखते हैं, 6-7 लाइन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब यहाँ पे समझो, हाँ यहाँ पे आपने इसको समझना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना भाई। को अच्छे से समझ लेना। चलो पहले क्या बोले, डीएनए में द्विगुणन की क्रिया एक जटिल वो विस्तृत प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, डीएनए में द्विगुणन की जो क्रिया है वो एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के द्वारा अपने ही समान दो नए डीएनए अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे अपने ही समान, यहाँ पे क्या हो रहा है, द्वि आपके पास में किसका निर्माण हो रहा है, जो द्वि एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके दो क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डीएनए का यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए अणु मदर डीएनए में किसी एक सिरे में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध वियोजित होने लगते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो, कोशिका विभाजन के दौरान एक डीएनए अणु मदर डीएनए में किसी एक सिरे से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध वियोजित होने लगते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के वियोजन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं ओपन हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक टेम्पलेट की भांति कार्य करता है जो अपनी पूरक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को साइटोप्लाज्म से संश्लेषित करके एक नए डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मदर डीएनए से दो डॉटर डीएनए प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से सुनो है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो मदर डीएनए है, यहाँ पे आपके पास में मदर डीएनए में क्या होता है कि जब वियोजन की क्रिया होती है तो ये दो भागों में वियोजित हो जाता है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में कि कोशिका विभाजन के दौरान, है ना, कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, एक ही डीएनए अणु मदर डीएनए के सिरे पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध वियोजित होने लग जाता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, ये हाइड्रोजन बंध क्या होने लग जाता है, यहाँ पे आपके पास में वियोजित होने लग जाता है। ठीक है, क्या होने लग जाता है यहाँ पे आपके पास में, ये वियोजित होने लग जाता है। ठीक है, इसको ऐसे बना लेना भाई। ठीक है, क्या होने लग जाता है, ये यहाँ पे आपके पास में वियोजित होने लग जाता है। हाइड्रोजन बंध के वियोजन से पॉलीन्यूक्लाइड श्रृंखला ओपन हो जाती है। जो यहाँ पे ये पॉलीन्यूक्लाइड श्रृंखला है ना, ये क्या होने लग जाती है, ओपन होने लग जाती है यहाँ से। ठीक है, समझ गए? जब यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ओपन हो जाती है तो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक टेम्पलेट की भांति कार्य करता है जो अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को साइटोप्लाज्म में संश्लेषित करके दो नए डीएनए का निर्माण करता है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जब इसका विभाजन हुआ तो ये क्या कर रहा है, आपके पास में संश्लेषित होकर दो नए डॉटर डीएनए का क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके पास में निर्माण कर रहा है। ठीक है, संश्लेषित होकर के दो नए डीएनए अणुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मदर डीएनए दो डॉटर डीएनए प्राप्त हो जाता है। ये क्या है आपके पास में, डीएनए का द्विगुणन की क्रिया है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं भाई। ठीक है, समझ गए? तो चलो फटाफट से आप रिवीजन कर लेते हैं ना, हो सकता है एक बार में अच्छे से समझ में ना आए, दोबारा बता देती हूँ मैं। चलो भाई, सभी तैयार है रिवीजन के लिए? ठीक है, अब हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपके पास में डीएनए और एक होता है आपके पास में आरएनए। क्लियर? डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड अणु परस्पर आपके पास में फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़कर क्या करता है, यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणुओं का निर्माण करते हैं। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड अणु, और यहाँ पे आप क्या लिखो, सिंगल बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर इक्वल्स टू हमारे क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु, यहाँ पे इनका निर्माण करता है। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या था कि वाटसन और क्रिक ने 1959 में 1959 में क्या करा उन्होंने, एक्स किरण की तकनीक के आधार पर आपके पास में अणु के
कुंडलित, ये द्विकुंडलित है, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, द्विकुंडलित है, ठीक है भाई। द्विकुंडलित संरचनाओं का अध्ययन किया, इसमें दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला परस्पर एक दूसरे के समांतर किंतु क्या होती है, विपरीत। देखो ये परस्पर समान तो है लेकिन क्या है, विपरीत है, उल्टे हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य होने वाले क्या है यहाँ पे आपके पास में बनने वाले, सॉरी, नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये हाइड्रोजन बंध है आपके पास में, ये द्वारा जुड़ी हुई होती है। एक पूर्ण कुंडल संरचना की लंबाई आपके पास में देखो क्या बोल रहे हैं, एक पूर्ण कुंडल, ये है आपके पास में पूर्ण कुंडल, ये वाला, ठीक है। इतने से या फिर आप इतने से इतने ले लो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये पूर्ण कुंडलित है, ये वाला, ठीक है। क्या है आपके पास में, ये पूर्ण कुंडलित है, ठीक है। इसकी जो क्या होती है लंबाई कितनी होती है आपके पास में, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। संपूर्ण डीएनए अणु का कुल व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे समझ गए भाई सभी, है ना। इसका क्या होता है आपके पास में, जो संरचना कुंडली संरचना की लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और कुल व्यास कितना होता है इसका, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये इस प्रकार से लिखा था, तो यहाँ पे ये छूट गया है ना, इसको भी लिखोगे, इसको भी लिखोगे किस प्रकार से, ये आएगा आपका इस प्रकार। यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आप कोई सा भी ले लो, यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं, तो मैंने ये वाला लिया, ठीक है। ये आएगा आपके पास में ए सी टी टी टी, फिर सी जी, फिर टी टी ए, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। सी आएगा सी जी टी टी, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास में क्या आ जाएगा, जी, ठीक है। फिर क्या आएगा, ए फिर जी, ये क्रम है इनका, एक क्रम है भाई, ये इस प्रकार से। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है आपके पास में, ए जी टी सी टी, क्या क्या यूज हो रहा है, ए सी टी जी, 4 यूज हो रहे हैं ना आपके पास में। क्या क्या यूज हो रहा है भाई, ए टी सी जी, इन चारों का यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अगर आप, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये आरएनए के डीएनए की संरचना तो आपने मतलब इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसको समझने में, बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है आप वो गूगल से देख लेना, क्योंकि इतने प्रॉपर ढंग से आपको मतलब मैंने बनाया तो है लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना, तो एक बार आप जरूर देख लेना। बाकी ये एज इट इज आएगा, यहाँ पे आपको कोई भी अंतर नहीं मिलेगा, क्लियर। बाकी बायो वालों को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, है ना, क्योंकि उनके लिए ज्यादा टफ नहीं है भाई, है ना। हो सकता है मैथ्स वालों को एकदम से ना आए समझ में, ठीक है। तो ये आए, इतना आया आपको समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास में कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए की संरचना केवल एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है, जिसमें कुछ स्थानों पे क्या होने लग जाते हैं, कुंडलित, ये हो गए आपके पास में, ये कुंडलित संरचना होती है। कुंडलित संरचनाएं क्या होने लग जाती है, यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए ये रहा आपके पास में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके पास में आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए में अंतर, है ना। क्या है आपके पास में, आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है, पहले तो मेन अंतर क्या ही है कि देखो जब आप आरएनए और डीएनए लिखोगे ना, तो पहले डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म जरूर लिख देना उस पर, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की संरचना जो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित होती है, 4 नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ पे 4 नाइट्रोजनी क्षारक, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है। अगर जिसने भी नहीं देखा है कल की क्लास अच्छे से देख लेना, ये मैंने आपको बता रखा है भी। कल की क्लास न्यूक्लिक एसिड्स में थी, उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको बता दिए थे कि क्या क्या होते हैं, सब कुछ उसमें अच्छे से आपको बता दिया था कि आपके न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट्स होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक हो गया, पेंटोस शर्करा हो गया और एक प्रोस्थेटिक समूह हो गया, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास में प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। क्लियर हो गई बात। प्यूरिन का एक आपके पास में जो ए आता है वो क्या है, प्यूरिन का है, और जो आपके पास में टीजीसी है, टीसी है, वो किसका है, टीसी आपके पास में किसका है भाई, वो पिरिमिडीन का है। क्लियर हो गया बात। यहाँ पे जो नाइट्रोजनी क्षारक है AUGC, है ना, AUGC किसके हैं आपके पास में, पिरिमिडीन के। क्लियर हो गई बात। तो याद रखना ATGC, यहाँ पे TX, यहाँ पे T आ जाता है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, U आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है, श्रृंखला कर देना इसको, ठीक है। ल में आगे मात्रा लगा देना। इसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शर्करा पाया जाता है, जबकि इसमें क्या पाया जाता है आपके पास में, राइबोस पेंटोस शर्करा की उपस्थिति होती है।
डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, आपको पता है डीएनए आनुवंशिक होता है। इसमें पैतृक लक्षणों, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कुछ जैसे माइग्रेन की अगर हम बीमारियां देखें ना, माइग्रेन अगर किसी के पेरेंट्स को माइग्रेन है ना तो उनको बच्चे को भी आ ही जाता है ना। बहुत सारे ऐसे आपके पास में क्या होते हैं, बीमारियां होती है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना, वो आप स्वयं उत्पन्न नहीं करते। बहुत सारे जो आपको पैतृक होते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। कई बार देखा होगा अगर किसी की हाइट कम है, किसी के पेरेंट्स की हाइट कम है तो उनकी हाइट भी कम होगी, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये जो गुण होते हैं ये क्या होते हैं, डीएनए होते हैं आपके पास में, है ना, डीएनए की वजह से होता है। जबकि प्रोटीन आपके पास में आरएनए क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करने वाला जैव अणु है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए में द्विगुणन की क्रियाविधि को समझाइए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। लिखोगे क्या है इसमें, डीएनए में द्विगुणन की क्रिया एक जटिल वो विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें एक डीएनए अणु के द्वारा अपने ही समान नए डीएनए अणुओं में निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या पहले क्या होता है इसमें, कोशिका विभाजन के दौरान एक डीएनए अणु मदर डीएनए में किसी एक सिरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध वियोजित होता है। देन वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध वियोजन से पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या हो जाती है, यहाँ पे ओपन हो जाती है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक टेम्पलेट की भांति कार्य करता है जो अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को साइटोप्लाज्म से संश्लेषित कर नए डीएनए अणुओं का निर्माण करता है। जब इस प्रकार आपको एक मदर डीएनए से 2 डॉटर डीएनए यहाँ पे प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात, समझ गए सब, ठीक है। देखो मैं मानती हूँ मैथ्स वालों को या बायो वालों को हो सकता है जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इतने अच्छे से एकदम से समझ में नहीं आता है ना, तो थोड़ा बहुत थ्योरी है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेना, थ्योरी पार्ट जितने भी होगा। क्लियर होगी बात, किसी को अगर कुछ भी डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट सेशन हमेशा ओपन रहता है, आप पूछिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़ आपको पता है आपका 12th का कोर्स कंप्लीट होने वाला है ना, तो अच्छे से रेगुलर आप क्लास ज्वाइन कीजिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए। पहले आप अपना हाफ ईयरली का जितना है कोर्स है वो कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली आने वाली है ना। ये तो ऐसा है कि इनको आप बाद में भी देख सकते हो, है ना, क्लासेस आपने देखनी तो है लेकिन नोट्स वगैरह आप बाद में बना सकते हो हाफ ईयरली के बाद, है ना। लेकिन जो आपका हाफ ईयरली वाला कोर्स है पहले वो निपटाइए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली आने वाली है। अगर आपके पास में जैसे यूनिट टेस्ट, एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा था, वो कह रही थी नाम क्या था उसका, शानिया कुछ था शायद से, या यमुना गर्ल था, वो नहीं सानवी था, सानवी, वो लड़की कह रही थी मेरे को कि मैम आपकी वजह से मेरे 50 में से 49 मार्क्स आए केमिस्ट्री में। तो बहुत अच्छी बात है, जैसे खुशी होती है यार। अगर देखो हमारा तो क्या है, हमारा इसमें आपके पास में 10 से 20% हमारी मेहनत होती है ना, बाकी आपने पढ़ना होता है, आप पढ़ो। देखो आप यूट्यूब में अभी हो, है ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं यूट्यूब स्प्लिट करके स्क्रीन को कुछ पढ़ रहे होंगे, है ना, कुछ टाइम पास कर रहे होंगे आपके पास में, है ना, बहुत सारे ऐसे करते रहते हैं ना। तो अपना टाइम जो है उसको आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आता है। बहुत बार आपने सुना होगा ये लाइन कि समय दोबारा नहीं आता है, तो वो बिल्कुल सत्य कही गई है। एक बार जो बीत गया सो बीत गया, दोबारा आप 12th क्लास में नहीं बैठोगे, बाद में पछतावा होगा फिर, तो उस पछतावा को करने को क्या फायदा, ठीक है। आपने एक क्या बोलते हैं उसको, लोकत्ती भी सुनी होगी, है ना, कि चिड़िया चुग ना, अब पछतावा करके क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, इस प्रकार से। तो आप अपनी मेहनत को, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। क्लास को आपने रोज ज्वाइन करना है। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप हमें पूछिए, कमेंट सेशन आपके लिए ओपन है। दूसरी चीज, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा नोट्स भी बनाया करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, है ना। जैसे यहाँ पे आपका आरएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये तो आपने क्या, अच्छा आरएनए का और डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए आपने क्या करना है, गूगल में जाके सर्च कर लेना, ठीक है, कि किस प्रकार से वहाँ पे आपको इतने प्रॉपर ढंग से मैंने बनाया तो है, लेकिन उतने प्रॉपर ढंग से नहीं बना है, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप एक बार गूगल से भी जरूर देख लेना, है ना। और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कहीं पे कोई, मतलब केवल मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं भाई, है ना, बाकी बिल्कुल सही है। तो स्ट्रक्चर मैं नहीं चाहती कि कहीं पे आपका स्ट्रक्चर थोड़ा वैसी मेरी तरह बने, है ना। अच्छे से कोशिश करना, अच्छे से उसका स्ट्रक्चर अपना बनाना। फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करते हैं, रोज क्लासेस ज्वाइन करिए, है ना, और लाइक कीजिए वीडियो को। क्लासेस कैसे लगते हैं आपको जरूर कमेंट में बताइए। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।